Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about second chapter of Principle of Marketing for BCom third year students. BCom थर्ड ईयर के लिए जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, आई होप आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो आप देख सकें। फर्स्ट जो चैप्टर है 2 वीडियोज़ में कवर किया गया है। सेकेंड इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जनरली मार्केटिंग मिक्स 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी टर्म्स कह सकते हैं, जो कि मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल निभाती है, उसकी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। दैट आर 4 P's कॉल्ड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? in a term generally used to denote a particular combination of marketing variable which are controllable by enterprises and which are to appeal to a particular market segment। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो कि मार्केटिंग वेरिएबल होते हैं और जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं और कुछ नहीं कंट्रोल किए जा सकते, उनकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। द टर्म मार्केटिंग मिक्स वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय प्रोफेसर नील एच बोर्डन। सबसे पहले ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था, यानी डिनोट किया गया था? सबसे पहले नील एच बोर्डन इस वर्ड को लाए थे। कहाँ से? हार्वर्ड बिजनेस ऑफ स्कूल ऑफ अमेरिका सबसे अच्छा स्कूल है जो, वहाँ से पढ़े हुए थे वो। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर अ बिजनेस फर्म मस्ट डिटरमाइन अ मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहले अगर हमें कस्टमर की नीड्स को पहचानना है, कस्टमर की नीड्स को एनालिसिस करना है, तो हमें मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करना होगा। Marketing mix refers to strategic policy adopted by a firm in placing its product in the market। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स को एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, इनको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमें जानना होता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। सो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड वाला हम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, उसको बनाना शुरू करेंगे। ऐसे ही प्लेस, किस प्लेस में हमें जाके सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है, हाई प्रॉफिट मिल सकता है। थर्ड इज़ प्राइस, किस एरिया में हम कितने प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और फोर्थ वन इज़ प्रमोशन, हम अपने गुड को प्रमोशन कैसे करें, उसको मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। सो ये सब जो कॉम्बिनेशन है इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिक्सेस सच एज प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। चारों मैंने आपको बता दी, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। ऑल द 4 कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट एंड आर इंटररिलेटेड। जो ऑल जितने भी ये चारों कंपोनेंट्स हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे से इंटररिलेटेड भी हैं। क्योंकि अगर हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम प्रोडक्ट चूज़ तो कर लेते हैं, हमें ये भी चूज़ करना होता है कि किस एरिया में बिक रहा है वो, और कितने प्राइस पर बिक रहा है और कैसे प्रमोट हो रहा है। सो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्रोफेसर MC कैथली refers these element of 4 P's via product decision, प्राइस डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, प्लेसमेंट डिसीजन। पहला नेम आपने पढ़ा था नील एच बोर्डन। नील एच बोर्डन ने क्या बताया था? सिर्फ मार्केटिंग मिक्स के बारे में। फिर आए हैं प्रोफेसर MC कैथी। प्रोफेसर MC कैथी है जो, उन्होंने हमें 4 P's के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था? प्रोडक्ट डिसीजंस, प्राइस डिसीजंस, प्रमोशन डिसीजन और प्लेसमेंट डिसीजन। The best combination of all market channel leads to success in market and to satisfy the needs of customer। ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं आपको, ये जो क्यों लाते हैं मार्केटिंग में? क्योंकि ये जो मार्केट और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये सब लाए जाते हैं। सो डेफिनेशन किस किसने दी गई है यहाँ पे आपको? बुक के अकॉर्डिंग स्टैंटन ने दी है, MC कैथली ने दी है, RS डवर ने दी है, फिलिप कॉटलर ने दी है। थोड़ा थोड़ा आप फिर से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप नेम याद कर लीजिए। 1 या 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि ये डेफिनेशन, कोई एक डेफिनेशन आपको दे देंगे और पूछेंगे ये डेफिनेशन किसने दी है। सो मार्केटिंग मिक्स इज अ टर्म ऑफ यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स विच constitute the core of company marketing system, the product, the price structure, the promotional activities and the distribution system। ये किसने दिया? स्टैंटन ने। यही है कि ये जो 4 इम्पोर्टेंट पीज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी को करने के लिए।
Marketing mix is a pack of 4 set of variables, namely product, price, promotion and place. The policies adopted by the manufacturer to attain success in the market constitute the marketing mix. Marketing mix refers to the amount and kinds of marketing variable the firm is using a particular point of time. सो कंक्लूज़न क्या निकलता है? आपने डेफिनेशन पढ़ ली, आप डेफिनेशन वैसे ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी. कंक्लूज़न क्या निकलता है? दस मार्केटिंग मिक्स इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ डिसीजन इन द 4 P's. ये जो हम डिसीजन लेते हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कोई बिजनेसमैन है, तो डिसीजन लेने के लिए हम अपने कंपनी के अंदर, अपने एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या लेते हैं? डिसीजन. तो डिसीजन लेने के लिए हमने अपने डिसीजन 4 चीज़ों में बांट दिए. किस किस में? प्रोडक्ट क्या रखेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, प्लेस के कौन सा होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे. सो ये 4 डिसीजंस में हमने बांट दिए हैं. 4 P's जिसको हम कहते हैं. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कंप्राइजिंग द सबसिस्टम्स ऑफ प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक तरह से सब सिस्टम हो जाता है. अगर हम इन चारों का एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारे जो भी कंपनी है उसके मेनली इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लिए जाते हैं. सो मार्केटिंग मिक्स इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिए जाते हैं. as it keeps on changing with the change in market condition and the environment. काफ़ी चेंज करना होता है, क्योंकि अगर जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमें भी अपने बिजनेस को चेंज करना होता है. सो हम इसको कह सकते हैं डायनामिक है. कंपोनेंट्स कौन से मार्केटिंग मिक्स के? 4 कंपोनेंट्स आपको बताया. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. क्या क्या आता है प्रोडक्ट के अंदर? हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं. लेट्स सपोज अगर हम टूथपेस्ट बनाना चाहते हैं तो हम मार्केट में जाके एनालिसिस करेंगे किस तरह का, किस क्वालिटी का जो पीपल है वहाँ पे जाके एनालिसिस करेंगे किस तरह के लोग उसको परचेज़ करते हैं टूथपेस्ट को. कुछ डाबर का पसंद करते हैं, कुछ एलोवेरा, मतलब कुछ जो भी क्वालिटीज़ होती हैं. सेकेंड इज़ क्वालिटी. थर्ड इज़ ब्रांडिंग. किस ब्रांड का, किस लेवल का. पैकेजिंग, किस तरह से पैकेजिंग लेना चाहते हैं. अगर काफ़ी दूर की हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छे से पैक करना होगा. कोई पास में ही अगर एरिया है तो हम उस हिसाब से पैकेजिंग करेंगे. आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल सर्विस, अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लेंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहा. देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है, उस अकॉर्डिंग ही हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे. सेकेंड इज प्राइस कितना रहता है. अगर हम लो अर्बन एरियाज़ में सेल कर रहे हैं सो हम उसको हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं. रूरल एरियाज़ में हम थोड़े लो प्राइस रख सकते हैं. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. कॉस्ट एलोवेंस. कॉस्ट कितनी है? अगर हम कॉस्ट हमारी हाई लग रही है तो हम चाहेंगे कि हमारी उतने पे तो सेल करें जितनी हमारी कॉस्ट थी, या उससे थोड़ा हाई करें. तो हमें कॉस्ट भी डिटरमाइन करवाती है कि हमारे प्राइस क्या रहने वाला है प्रोडक्ट. एलोवेंस, क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, किस से हमें एलोवेंस मिल रहा है, कि हमें किस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है, कि हमें इंश्योरेंस मिल रहा है किस चीज़ का. तो ये काफ़ी सारे एलोवेंस होते हैं. डिस्काउंट, अगर हमें किस चीज़ पे मिल रहा है, हमें रॉ मटेरियल पे डिस्काउंट मिल रहा है तो हम आगे फिनिश्ड गुड्स पर भी डिस्काउंट दे देते हैं. क्रेडिट टर्म्स, जो भी हमारे पास लोन्स या फिर कह सकते हैं फाइनेंस के सोर्स हैं वो अगर काफ़ी अच्छे हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे लो प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं. थर्ड इज़ प्लेस. कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें ये भी देखना ज़रूरी होता है. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखते हैं तो कोई भी मैन्युफैक्चर पहले अपने होलसेलर को सेल करता है, फिर रिटेलर को सेल करता है, देन कस्टमर उसको परचेज़ करता है. सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये कितनी दूर है, सो ये सब चीज़ देखनी होती है. मैनेजमेंट करना होता है स्टोरेज और वेयर हाउस का. लाइक अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो उसको कहाँ पे आप उसको स्टोर करके रखा जाए, वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाए. सो ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि एक प्रोडक्ट कहाँ पे स्टे कर रहा है, कितने टाइम के लिए. सो प्लेस में आता है. प्रमोशन, हम उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक कैसे जागरूकता फैला रहे हैं उस अपने प्रोडक्ट के बारे में. लाइक एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में बहुत चल रहा है कि आपने टीवी न्यूज़ में देख रहे होंगे काफ़ी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं. पर्सनल सेलिंग करते हैं कुछ लोग. थर्ड इज़ सेल प्रमोशन. कुछ सेल प्रमोशन करते हैं लाइक न्यूज़पेपर में और काफ़ी सारे बाज़ार वगैरह में पोस्टर्स लगे होते हैं और पब्लिसिटी भी होती है.
सो ये था प्रमोशन, हम उसको जागरूक करवाते हैं। सो ये जो 4 P's हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Nowadays पैकेजिंग हैज़ आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आज के टाइम में पैकेजिंग भी अलग से इम्पोर्टेंट रोल जो है आ रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करते हैं, कुछ यूनिक क्वालिटी में पैक करते हैं, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिवनेस दिखाते हैं कि ये न्यू सा लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको परचेज करना चाहते हैं। सो पैकेजिंग भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने आप में। फोकसिंग अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, सॉरी फोर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। सो मैंने आपको बताया 2 तरह के मेनली कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दैट आर कंट्रोलेबल फैक्टर और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। मार्केटिंग प्रोसेसेस ऑफ फर्म इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 सेट ऑफ फैक्टर्स दैट आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर एंड कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्राइजेस जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता, और कंट्रोलेबल जो होते हैं जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो कौन से होते हैं अनकंट्रोलेबल, कौन से होते हैं कंट्रोलेबल? सो फर्स्ट आर अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, जिसको कह सकते हैं मार्केट और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि इंटरनल फैक्टर नहीं होते, कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। These are the factors on which the company has no control but the effect of marketing activities of the company. इनका इफेक्ट तो रहता है किसी भी कंपनी पे, पर वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, सो हम उसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कैसे? अगर कंज्यूमर अपने डिज़ायर को चेंज कर दे, जस्ट लाइक अगर वो किसी कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट लेता था, अब वो खुद ही पेप्सोडेंट लेने लगे, सो उस पर तो कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कस्टमर अपने हिसाब से अपनी नीड्स और प्रेफरेंसेस चेंज कर रहा है, उसमें अब कंपनी क्या कर सकती है? सो इसे हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल। कंज्यूमर इज़ अ सोशल बीइंग, क्योंकि कंज्यूमर सोशल बीइंग है, अब अपनी चॉइस चेंज करना कुछ गलत तो है नहीं। द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। अब कस्टमर अपना बिहेवियर जैसे जैसे चेंज करेगा, वैसे ही जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी चेंज हो जाएगी। सो मार्केटिंग मैनेजर शुड स्टडी द नीड्स, डिज़ायर एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर एंड आल्सो एनालिसिस द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। यानी कौन कस्टमर किस तरह के नीड्स, डिज़ायर, प्रेफरेंसेस रखता है और कितने हद तक उसके वजह से मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, सो ये सब एनालिसिस करता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कल्चरल, सोशल, पर्सनल फैक्टर्स। कंज्यूमर की जो बिहेवियर होता है हर चीज़ से इफेक्ट आता है। अगर कल्चर चेंज हो जाए, सोशली उसको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हो, तो इन सब चीज़ों से कंज्यूमर अफेक्ट हो जाता है। और कंज्यूमर अफेक्ट होगा तो उसकी डिमांड्स और नीड्स चेंज होंगी, और डिमांड्स और नीड्स चेंज होगी तो इससे मार्केट डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। एज दिस फैक्टर चेंज मार्केटिंग मिक्स, और ये मार्केटिंग मिक्स पर इफेक्ट डालता है, और जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सो ये अनकंट्रोलेबल होता है किसी भी बिजनेसमैन या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज़ में चेंज ला दे, या फिर कह सकते हैं अगर हम सब्सिडीज़ अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही थी कंपनी को और अब कराना बंद कर दे, तो जो कंपनीज़ हैं वो अब थोड़ा कम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो क्या करेगी? सेल करना कम कर देगी। सो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी अनकंट्रोलेबल होती हैं और जो कि पूरा इफेक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस पर। द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस is influenced by the government through physical policies, economic control, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एट्सेट्रा। जो भी फिजिकल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट देती है यानी इकोनॉमिक कंट्रोल करती है, उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो बिजनेसमैन पर भी इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ कॉमन। सो ये सब कॉमन चीज़ है। अगर कुछ भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ करती है, कुछ प्राइस में चेंज लाती है, सो ये सब डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं किसी भी कंपनी पे। सो देयरफॉर मार्केटिंग मिक्स शुड बी अकॉर्डिंगली ऑफ दीज लॉज। थर्ड इज पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चॉइस ऑफ अ चैनल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम किसी चैनल को चूज़ कर रहे हैं,
सो उसके वो किस पे बेस करते हैं, फैक्टर्स पे बेस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हम चूज़ कर रहे हैं। लाइक हम किसी होलसेलर को सेल कर रहे हैं, कोई बड़ा होलसेलर है, और फिर रिटेलर को सेल कर रहे हैं, देन उसको रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। कई बार हम कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट रिटेलर को सेल कर देती है और कस्टमर्स को भी सेल कर देती है। वाइल प्रिपेयरिंग मार्केटिंग मिक्स, द marketing manager should consider the form of distribution system and also take into account market, प्रोडक्ट एंड मिडलमैन कंसिडरेशन। सो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि मिडलमैन परचेज नहीं कर पाता, सो सेल जो होती है वो बीच में ही रुक जाती है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के लिए। फोर्थ इज कॉम्पिटिशन। अगर किसी भी प्रोडक्ट का कंपटीशन बढ़ जाता है, लाइक आज के टाइम में अगर हम बात करें टूथपेस्ट की वापस से, अगर एक कंपनी टूथपेस्ट बनाती थी तो उसकी हाई डिमांड होगी, 2 कंपनी बनाने लगती है तो उसकी थोड़ी थोड़ी इंटरचेंज हो जाती है, और 3 कंपनी, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी पर कंपनी पे जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इसमें कंपनी का कोई कंट्रोल तो है नहीं, अब वो मना तो कर नहीं सकती और कंपनीज मत खोलो, सो इसमें भी कोई कंट्रोल नहीं रहता कंपटीशन में। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन इन मार्केट इज एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर बट इट इफेक्ट द मार्केटिंग। दस द मार्केटिंग मैनेजर शुड कंसिडर कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर स्ट्रेटजी, इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर कंपनी चाहती है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, सो उसको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना होगा। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, सिर्फ उसी कंपनी को प्रेफर करेगा और किसी कंपनी पे जाएगा ही नहीं। सो ये सारे जितने भी थे वो थे अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जिनको मार्केट या मार्केटर या फिर बिजनेसमैन या कंपनी मैन बिल्कुल भी चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नाउ बात करते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स की, जो कि मार्केटर या फिर बिजनेसमैन इजीली कंट्रोल कर सकता है। दैट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। These are those factors which are under the social and legal boundaries of the firm and thus the control of market by manager। यानी जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो इजीली कंट्रोल कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर के होते हैं, लीगल और सोशल बाउंड्रीज के अंदर के होते हैं। सो किसने बताया इसके बारे में? फिलिप कॉटलर ने कहा है। फिलिप कॉटलर हैड डिफाइंड the marketing mix as a set of controllable variable that are defined to can use to influence buyers response। जो कि बायर्स के रिस्पॉन्स से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स सो कौन कौन से? सबसे प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट की प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केटिंग को एनालिसिस करते हैं, क्या डिमांड है, क्या किस में प्रोडक्ट की हाई डिमांड है। सो स्टैंटन ने बताया प्रोडक्ट प्लानिंग embraces all activities which enables product and middleman to determine what should constitute a company's line of product। कंपनी किस लाइन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, किस प्रोडक्ट की डिमांड हाई है मार्केट में, उसी प्रोडक्ट को बनाएगी, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लानिंग करेगी। द मेन पर्पज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर विद द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करना मेन मोटिव होता है किसी भी प्रोडक्ट प्लानिंग का। दिस इफेक्ट्स मार्केटिंग मिक्स, और ये कि मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट भी करती है। लाइक अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या करेगा? हमें ज़्यादा प्रीफर करेगा किसी और कंपनी के बजाय। सेकेंड इज ब्रांड पॉलिसी। ब्रांडिंग मीन्स नेमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्टिंक्शन। जिस टाइप का गुड है उसी टाइप का उसका नेमिंग होना चाहिए। लाइक हम टूथपेस्ट की बात करें तो उसी से रिलेटेड मिलता जुलता उसका प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। अगर हम उसको बिल्कुल ही अपोजिट नाम रख देंगे तो कस्टमर उसको इजीली पहचान नहीं पाएगा, और वो उसको पहचानेगा नहीं तो उसको परचेज भी नहीं करेगा। सो नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रांड पॉलिसी इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग सेलेक्टिंग ऑफ गुड्स, ब्रांड नेम एटसेट्रा, formulation of appropriate brand strategy, monitoring brand performance, careful brand positioning and so on। मतलब एक ब्रांड होता है जो कि कंज्यूमर को एक अट्रैक्टनेस दिखाता है कि उसको परचेज करे। सो इस तरह के नेम रखने चाहिए अपने कंपनी के यानी प्रोडक्ट के। थर्ड इज पैकेजिंग पॉलिसी। पैकेजिंग पॉलिसी कैसी होती है? जब एक प्रोडक्ट अच्छे से पैक किया गया हो, अच्छे से उसको कस्टमर को दिया गया हो, तो उसको ज़्यादा सेल होती है, उसको मार्केट में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोलेबल फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट भी करता है मार्केटर पे
और कंट्रोल भी किया जा सकता है अगर जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से पैकेजिंग पॉलिसी अपनी कंपनी के अंदर लाए तो। फोर्थ इज एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, जहाँ पे सेल करना है वहीं पे एडवर्टाइजमेंट करें, या ये नहीं कि जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगता सेल हो सकता है वहाँ पे जाके मैं एडवर्टाइजमेंट पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छे से जगह पे जाके अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाए और लोगों को अट्रैक्ट करे। सो एडवर्टाइजमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है बिजनेस पर और जो कि कंट्रोल किया जा सकता है बिजनेसमैन के द्वारा। फिफ्थ इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिजिकली कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाइल टेकिंग द डिसीजन ऑफ regarding physical distribution channel, the marketing manager has to consider warehousing, transportation, inventory, financial management। कैसे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउस करना, ये सब चीज़ों को एनालिसिस करते वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिसीजन लेने होते हैं। वाइल फ्रेमिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, द मार्केटर मैनेजर शुड see that the product is made available to a proper time, proper place at minimum cost। कम से कम कॉस्ट लगे वेयर हाउस में, ऐसा नहीं काफ़ी टाइम तक गुड पड़ा ही तो पड़ा और बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा, कॉस्ट भी कम लगे और सही टाइम पे सही प्लेस पे कस्टमर को मिल भी जाए। सिक्स इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की कितनी लाइफ है। जस्ट लाइक एक प्रोडक्ट है यानी टूथपेस्ट है, वो 6 महीने चल सकता है, तो उसको 6 महीने से पहले उसको 2-3 महीने के अंदर कस्टमर तक पहुंचाया जाए जो वो लाइफ साइकिल से पहले उसको कंज्यूम कर ले। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केटिंग रिसर्च में सारी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केट में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, आपको पता है काफ़ी सारे बिजनेस बंद है बिल्कुल। लाइक होटल मैनेजमेंट अगर चाहें तो अब खोल नहीं सकते क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। सो अगर हम मार्केट को एनालिसिस ना करें तो क्या होगा, हम अपनी मर्जी से गुड्स बनाते चल जाएंगे और अगर हम अपनी मर्जी से गुड बनाएंगे तो लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे और उसको परचेज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बिज़नेस है वो लॉस में चला जाएगा। सो हमें पहले क्या करना होगा, मार्केटिंग को एनालिसिस करना है। प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस फिक्स करने से पहले ये देखना है कि हम इसको सेल किसको कर रहे हैं। अगर हम उसको रिचर सेक्शन को सेल कर रहे हैं तो हम ठीक प्राइस रख सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। अगर हम उसको पुअर सेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट कम हो और कॉस्ट कम हो तो प्राइस भी कम हो। सो हम उसको ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। Marketing segmentation is a process of dividing the total heterogeneous market of a product into several sub-market, each of which tend to homogeneous in all significant। अब एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्या कर दिया जाता है, मार्केट बना दी जाती है। लाइक हम कहें कि जहाँ पे अगर एक कंपनी 5 तरह के प्रोडक्ट बना रही है तो 5 अलग अलग चीज़ों में वो डील कर रही है। सो उसे कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। दस अ मार्केट अडॉप्ट द मार्केटिंग मिक्स अकॉर्डिंग टू हिज सेगमेंट, अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको मार्केटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लाइक एक बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बना सकता है, ज़्यादा अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को ला सकता है अलग अलग तरह के। सो उस हिसाब से वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। पर एक प्रोड्यूसर क्या होता है, वो सिर्फ एक ही लाइन में बहुत अच्छे गुड्स बना सकता है तो वो उस लाइन में रहता है। सो अलग अलग लाइन में जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। 10 एंड लास्ट इज पर्सनल सेलिंग पॉलिसी। अब पर्सनल सेलिंग कैसे होती है, पर्सनल सेलिंग इज अनदर forceful marketing communication process available for the promoting profitable sale। अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन अच्छे से करते हैं तो उसकी पर्सनल सेलिंग होती है, क्योंकि एक तरह से हम उसको सेल ही करते हैं, लोग उसको देखेंगे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सो उसको परचेज करने की सोचेंगे। सो इसे कहते हैं पर्सनल सेलिंग। द मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट, अपनी जो सैलरी लेता है उस अकॉर्डिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है, ट्रेनिंग करता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्समैन। चेंज इन डिसीजन रिगार्डिंग अबव विल बी लीड टू चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। अगर कुछ डिसीजन में चेंज होता है तो मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज लाना पड़ता है। लाइक अगर कंपनी खुद अपने डिसीजंस में कुछ चेंज लाती है,
वो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज़ की वजह से, सो उस हिसाब से भी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, ना कि सिर्फ मार्केटिंग को देखते हुए। The study and analysis of evaluation of above factors helps in preparing to idea of marketing mix। जो भी हमने कंट्रोलेबल देखे, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स देखे, ये दोनों मिलके ही कंपनी के डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। However, the ratio of different factors are there and their roles in marketing is influenced by their knowledge, experience and foresightness and marketing authorities। लाइक जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, सबका रेशियो अलग अलग है। कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मार्केटर पे, कुछ कम करता है। सो सबको एनालिसिस करना, एक साथ एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। सो आज के लिए सिर्फ इतने ही। और इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स के? द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी अचीव्ड विद द प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स। प्रॉपरली मार्केटिंग मिक्स अगर हमें करना है, अच्छे से उसको एनालिसिस करना है, तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना, कस्टमर को वही चीज़ प्रोवाइड कराना जो वो चाहता है और जो अफोर्ड कर सकता है। टू इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। प्रॉफिट को इंक्रीज़ कैसे करेगा? जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे वैसे ही प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट लाते रहना, लॉन्च करते रहना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस आ रहे हैं उस हिसाब से अपने को भी चेंज करना। टू हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करता है मार्केटिंग मिक्स। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि मार्केटिंग एनालिसिस हम कर लेते हैं, जो मार्केट में का रिजल्ट निकल के आता है उस हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेते हैं। टू फेस कंपटीशन, कंपटीशन आज के टाइम में काफ़ी है। एक प्रोडक्ट अगर हम बनाने चलें तो पहले से ही काफ़ी सारी कंपनीज उसको बना रही होती हैं। सो हम कुछ ऐसा लाएँ जो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। टू हेल्प्स इन मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग से रिलेटेड प्लान्स बनाने में हेल्प मिलती है। सो सेकेंड चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़े हैं, दो तरह के फैक्टर्स पढ़े हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। और एमसीक्यूज आप इसके पढ़ते चलिएगा हाथों हाथ। हर चैप्टर्स के बाद यहाँ पे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। चित्र मॉड्यूल से मैंने आपको दिया हुआ है। और सेकेंड चैप्टर में आपको 27 टोटल एमसीक्यूज हैं। सो थर्ड चैप्टर आपका नेक्स्ट डे रहने वाला है, दैट आर मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।